बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश का आपका जो भी रिसेंट में मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको आपके ऑफिशियल एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बेसिकली ये जो आपका वीडियो है वो टारगेट किया गया है सेक्शन नंबर सी के लिए। तो सेक्शन नंबर सी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं, उन सभी को वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आपको सेक्शन बी की अच्छे से समझना है, जितने क्वेश्चन होते हैं फॉर्मेट वगैरह, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आई बटन में एक लिंक आता है, उसको देख लेना, जिससे कि आप हर एक चीज को बहुत अच्छी तरह आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन ए की बात कर लेते हैं, तो एक एक मार्क्स के मतलब पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, एक एक मार्क्स के एमसीक्यू और नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा रहेगा कि एक एक मार्क्स के कुछ एमसीक्यू और कुछ वन वर्ड वन पैरा वाले क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा आपका जो है नोटिस पे बेस्ड, ठीक है, एक सोसाइटी के स्कूल का। और एक रहेगा आपका जो है कि इसे कहते हैं लोस्ट एंड फाउंड का, ठीक है। तो ये नोटिस है जो मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं हर एक को। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी बच्चों, तो यहाँ पे आई बटन में देख लेना, लिंक दे दूंगा आपको। उसके बाद आपको एक यहाँ पे लेटर लिखना होता है, जॉब लेटर। तो बहुत बढ़िया सा एक फॉर्मेट मैंने आपको जॉब लेटर का बताया था हर एक, ताकि आप अच्छे से सारी चीजों को समझ पाओ। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिखनी थी आर्टिकल, हाँ आर्टिकल लिखना था। तो आर्टिकल को लिखना कैसे था ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको बताए थे, ठीक है। तो जो वीडियो है आप उसे जरूर दिखेगा, यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर कि अभी आप जो वो फेस लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि फेस पे लाइव आने के लिए क्या होता है कि एक तो कैमरे की क्वालिटी वगैरह देखनी पड़ती है। अभी कैमरे में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है कि क्वालिटी जो है, मतलब ऐसा नहीं कि 144 भी कुछ ऐसा हो गया, तो मैंने कंप्लेंट की है। अब देखते हैं जैसे ठीक हो जाएगा वैसे मैं, अगर हो सकेगा तो लाइव आ जाऊंगा, अगर नहीं हो पाएगा तो इसी वीडियो को आप अपने एक अंतिम तैयारी मानिएगा, ठीक है। और मैं पहले ही आप सभी को आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोल देता हूं। तो सभी को आपको आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे समझा दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, इसमें दो आपके एक्सट्रैक्ट रहेंगे, जिसमें से आपको किसी एक को करना होगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे माई मदर एट 66 से ये आपका लिया गया, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं, ये पैसेज दिया, बेसिकली ये लाइंस दी गई हैं। अब हम समझेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में। देखिए सिंपल सिंपल सा, देखो इसमें क्या होगा कि दो या तीन क्वेश्चन तो रहेंगे आपके वन वर्ड या एक लाइन वाले, और दो या तीन क्वेश्चन रहेंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। टोटल 6 मार्क्स का है, तो 3 एमसीक्यू और 3 इस तरीके से होंगे। हो सकता है कि सभी एमसीक्यू भी देंगे, डज नॉट मैटर कि वो हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर में पैटर्न चेंज ही कर देते हैं। चलिए, ये क्या कहता है, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो हम सभी को पता है इस पोएम का क्या नाम है, माई मदर एट 66, एंड पोएट का नाम क्या है, कमला दास, सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग। तो हम सभी को पता है पोएट जो होती है वो कहाँ पे ड्राइव कर रही होती है, तो अपने पेरेंट्स के हाउस से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव कर रही होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, जो भी यहाँ लाइव में जुड़ चुके हो, सभी बच्चे इसका आंसर जरूर करेंगे। अगर आपको आंसर, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप आंसर जरूर कीजिए अगर आपको पता है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी समझाए हुए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोएम इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो पोएम है वो बेसिकली कितनी लाइंस में, कितने स्टैंजास में लिखी गई है। तो ये बेसिकली ऑथर जो है उसकी बायोग्राफी के संबंध में है। तो आप देखोगे द पोएम इज ए सिंगल सेंटेंस, यानी कि पोएम जो मेड की गई, पोएम लिखी गई है, वो एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई है, ठीक है। तो सी राइट हो जाएगा। डी क्वेश्चन है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्री स्प्रिंटिंग, यानी कि ट्री स्प्रिंटिंग में कौन सा यहाँ पे पोएटिक जो डिवाइस है वो उपयोग किया गया है। तो बेसिकली ये उपयोग किया है मेटाफोर का, यानी कि यहाँ पे मेटाफोर का मतलब होता है एक रूपक अलंकार के रूप में, ठीक है। तो रूपक अलंकार यहाँ पे उपयोग किया गया है ट्री स्प्लिंटिंग के रूप में। नाउ ये क्या कहता है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन दैट पोएट कैपिटलाइज्ड यंग ट्रीज। दैट मींस कि यंग ट्रीज को कैपिटलाइज करने का सबसे संभावित कारण इसमें से क्या हो सकता है। सबसे संभावित कारण हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन, सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे, क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दिस वाज टू इनहेंस द कॉन्ट्रास्ट, यानी कि यह कॉन्ट्रास्ट जो मतलब कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक तरीके से होता है ब्राइटनेस टाइप में, तो वैसे में रोशनी बढ़ाने के टाइम पे ये ज्यादा काम आता है इस तरीके से, ठीक है। एफ आ जाता है, चॉइस द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस गिवन, यानी कि हमें क्या करना है, ऑप्शन चुनना है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। सेंटेंस है, जस्ट एज द ब्राइटनेस ऑफ द विंटर मून इज वेल्ड बिहाइंड द हेज एंड मिस्ट सिमिलरिटी। तो इसको कौन सा यहाँ पे सेंटेंस जो पूरा करता है, ये हमको देखना है।
तो बेसिकली देखते हैं कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही बैठेगा। तो सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा हम पढ़ते हैं तो देखेंगे बी यहाँ पे सही बैठना चाहिए। द पेन ऑफ सेपरेटेशन हैज शेड मदर्स एक्सप्रेशन। हाँ, ये ठीक बैठेगा। यानी कि जैसे होता है ना कि सर्दी के चांद की चमक एक धुंध के पीछे छिपी होती है, ठीक इसी तरीके से जो जब वो पोएट अपनी माँ से बिछड़ रही होती तो वो जो जुदाई का जो दर्द होता है उसे अंदर तक झकझोर के रख देता है। तो वही यहाँ पे इसको पूरा का पूरा वो जो है इसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सट्रैक्ट नंबर 1 हमारा यहाँ पे हो चुका है, जिसमें पोएम थी आपकी माय मदर एट 66। एक एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे गए। अब एक इसमें आपको मिलेगी चॉइस। बहुत बढ़िया बात है बच्चों, आप सभी के लिए चॉइस मिल गई है, तो इजीली आप हर एक पॉइंट को आसानी से कर पाओगे। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी पोएम दी गई है। तो ये पोएम आप देख सकते हो किसके बारे में है। ये पोएम है बेसिकली ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। ठीक है, तो अब इस पोएम से संबंधित चलिए क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। पोएम का पहला क्वेश्चन है, हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। दैट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि सुंदरता की जो चीज है वो हमेशा के लिए खुशी कैसे दे सकती है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज इसेंशियल, सॉरी इटर्नल है बेसिकली। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है सुंदरता की जो चीज है वो ऐसी चीज है जिसका अंत नहीं हो सकता है। इट्स ब्यूटी इंक्रीज विद टाइम एंड इट ऑलवेज गिव प्लेजर टू beholder. इट गिव्स एवरी लास्टिंग जॉय। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे क्या होता है, सुंदरता जो है वो अपने आप बढ़ती जाती है। ठीक है, और लोगों को ये काफी पसंद भी आती है। साथ ही साथ ये हमेशा हमें खुशी देती है। क्या, ए थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा हमको खुशी देती है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्लेन क्वाइट ब्रीथिंग। यानी कि समझाइए कि शांत श्वास से आप क्या समझते हैं। शांत जो श्वास होती है उससे आप क्या समझते हो। तो क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स रिलैक्स्ड मूड एंड मेंटल पीस। ये क्या कहती है कि सुकून भरा मूड एवं एक अच्छी मानसिक शांति, उसको बताया गया है यहाँ पे क्वाइट ब्रीथिंग। ठीक, सी देखिए, हाउ डज नेचर इफेक्ट अस। इसमें बताया गया कि जो नेचर है वो किस तरीके से हमको इफेक्ट करती है। तो कई तरीके हैं। द ब्यूटी ऑफ नेचर एक्सेप्ट पावर ओवर द ग्लूमी साइड ऑफ लाइफ। द स्वीटनेस ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर गेट्स स्वीटर विद द पासिंग ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है भाई, देखो इसका मतलब ये है जैसे जैसे प्रकृति होती है वो हमें क्या करती है, सुंदरता देती है, सुंदरता प्रदान करती है। कोई भी उदास होता है, कोई भी अच्छे फूल वगैरह को देखता है और अच्छी प्राकृतिक वातावरण को देखता है तो काफी अच्छा लगता है उसे। ठीक उसी तरीके से प्रकृति की जो सुंदरता है उसकी मिठास समय के साथ और भी ज्यादा मीठी हो जाती है। जैसे जैसे आप प्रकृति को और ज्यादा पहचानने लगते हो, आप प्रकृति को और ज्यादा अच्छे से समझने लगते हो। तो इस तरीके से जो एक नेचर है वो ह्यूमन को इफेक्ट करता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी का सही बच्चे राइट आंसर देंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्लेस्ड विथ डिस्पोंडेंस। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि यहाँ पे निराशा को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा है जो कि निराशा को यहाँ पे रिप्लेस कर सकता है। सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे इसका। जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं लाइव सेशन में सभी राइट करेंगे इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ब्लूइस। यानी कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा, डी आएगा इसका, डॉग्ड होगा। ठीक है, डॉग्ड का मतलब होता है एक हठी। तो यहाँ पे ये जो निराशा है ये किसके संबंध में, एक हठी व्यक्ति के संबंध में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हठी व्यक्ति या फिर निराशा व्यक्ति दो एक ही साइड में हो जाता है। ई आ जाता है, पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अनहेल्दी एंड और डार्केंड वेज। यानी कि एक ऐसा विकल्प चुनो इसमें से जो कि अस्वस्थकार और अंधेरे तरीकों का उदाहरण इसमें से नहीं है। तो देखते हैं भाई कौन सा बैठेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर ए, अ पर्सन हु सीक्स गॉड्स हेल्प फॉर ऑल हिज प्रॉब्लम्स। यानी कि एक व्यक्ति जो अपनी समस्याओं के लिए भगवान से मदद मांगता है, ये एक अस्वस्थकार और अंधेरे तरीके के संबंध में आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद एफ देखिए, लिस्ट दी थिंग्स दैट केयर सफरिंग एंड पेन। यानी कि आपको यहाँ पे लिस्ट के बारे में देखना है कि कौन सी लिस्ट यहाँ पे ठीक होगी जो कि यहाँ पे पेन के बारे में सही बताएगी। देखिए क्या है, डार्क फेसेस ऑफ आवर लाइफ बिल्कुल ठीक है, एडवर्स सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ठीक है, ग्लूमी डेज बिल्कुल ठीक है, एंड ऑल ऑफ द अबव दैट इज राइट। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। चलिए, तो ये हो गया, एक सेकेंड, हाँ, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नंबर 1
ये था माई मदर एट 66 से, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। एक्सट्रैक्ट नंबर 2, दोनों में से कोई एक करना था, ये था क्वाइट ब्रीथिंग से, सॉरी हाँ क्वाइट ब्रीथिंग, हाँ ठीक है क्वाइट ब्रीथिंग से संबंधित था, ये हमने कर लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये है जो आपकी विस्तार वाली बुक है उससे संबंधित चैप्टर के एमसीक्यू, ठीक है। 2 एक्सट्रैक्ट इसमें मिलेंगे, इसमें एक एक मार्क्स से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आगे मैं आपको देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बड़े बड़े वो भी आपको समझा दूंगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए भी थे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो इन सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था पहले ही आप कि 1 घंटा कम से कम निकाल लेना इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से समझ जाए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के एक्सट्रैक्ट नंबर 1 की। ये दिया हुआ है द टाइगर किंग से संबंधित एक पैराग्राफ, एक कटआउट कह सकते हो इसे, और अब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन है हाउ वाज टाइगर किंग ब्राउट अप, दैट मींस ये टाइगर किंग जो था वो कैसे लाया गया था, बेसिकली इस संबंध में टाइगर किंग कैसे लाया गया था, तो कैसे विकसित हुआ ऐसे बता देना है। तो एज ए चाइल्ड द टाइगर किंग वाज ब्राउट अप बाय इंग्लिश नैनी एंड टॉट ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। यानी कि क्या था इसका मतलब, एक बच्चे के रूप में टाइगर किंग को एक अंग्रेजी जो नानी थी उसने पाला था, और अंग्रेजी नहीं अंग्रेजों को मतलब जो इंग्लिश मैन थे उसने ही इसे पढ़ाया था। साथ ही साथ वो इसे ही वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, यानी कि वो उसे एक अंग्रेजी गाय का दूध पिलाते थे, वो उसे एक डेली बेसिस पे अंग्रेजी मूवीज वगैरह दिखाते थे। तो इस तरीके से जो टाइगर किंग था उसका लालन पालन पोषण किया जाता है इस, ठीक है बच्चों। आगे है द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स, यानी कि जब उस संबंध में जो पोएट है उसकी क्या, यहाँ पे पोएट नहीं बेसिकली लेखक है, उसकी क्या टोन होती है, उसकी आवाज कैसी होती है जब वो कहता है कि जैसे सभी बाघों के लिए उत्सव का समय था। तो यहाँ पे कैसी टोन है, एक सार्कास्टिक की टोन है, यानी कि एक व्यंग्यपूर्ण टोन, व्यंग्यपूर्ण जो टोन है उसको। सी है पिक द ऑप्शन दैट यूज टू सेम फिगर ऑफ स्पीच एज टाउन स्लेप्ट इन पीस, यानी कि आपको उस विकल्प का चयन करना है जो कि जब कोई स्पीच आप देते हो तो उस समय जो डेटा होता है उसके बारे में शहर शांति से सोया है इस संबंध में यहाँ पे सही करता है। कौन सा बैठेगा, वो बैठेगा यहाँ पे सी इज गोइंग थ्रू रोल कास्टर ऑफ इमोशंस है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिगर ऑफ स्पीच को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना था टाउन स्लेप्ट इन पीस के संबंध में, तो सी हम यहाँ पे लिख देंगे। डी आ जाता है what character trait of the prince is revealed when he utters the words let's tigers beware, यानी कि यहाँ पे बताना कि जब इनमें से उस विकल्प को चुनना, बेसिकली राजकुमार जो थे वो लेट टाइगर्स बिवेयर शब्दों का उच्चारण करता है तो उसका कौन सा चरित्र यहाँ पे प्रकट होता है। अच्छा गाइस, एक चीज यहाँ पे जो है वो मैंने मिसमैच कर दी है, अभी आपको मैं बता देता हूँ वो मिसमैच की है। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी था ना, ये वाला, इसमें थोड़ा सा मिसमैच कर दिया मैंने कि जो फिगर ऑफ स्पीच है टाउन स्लेप्ट इन पीस में, इसमें आएगा माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी एवरी मॉर्निंग अंटिल आई गेट आउट ऑफ बेड। सिंपल सा बात क्या हो जाएगा कि मेरी अलार्म घड़ी जो है वो हर सुबह मुझे तब तक चिल्लाती रहती है मेरे ऊपर कि जब तक मैं उठ नहीं जाती हूँ, ठीक है। तो ये है एक शांति सुबह के फिगर ऑफ स्पीच के संबंध, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन था कि व्हाट कैरेक्टर ट्रेट द प्रिंस इज रिवील्ड व्हेन ही अटर्स द वर्ड्स लेट्स टाइगर विवेयर। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आएगा हमारा एरोगेंस, ठीक है। यानी कि क्या दर्शाता है वो, इसको उसका अभिमान दर्शाता है कि चलो अब हम सारे टाइगर्स को खत्म करते हैं। तो ये चीज थी, यहाँ पे एक मिसमैच कर दिया था वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। देखो मैं पूरा एफर्ट डालता हूँ अपने कि आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। अगर मुझे लगता है कि कहीं पे थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो मैं आपको उसे दोबारा बता देता हूँ, है ना, ये अच्छी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है यहाँ पे सेकंड एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा आपके सेकंड चैप्टर से, जो भी चैप्टर रहेगा आपका 3 चैप्टर है टर्म 1 में, उसमें से ये है हमारा द थर्ड लेवल से संबंधित। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखो वैसे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में रहेगा इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस में लिखना होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अच्छे समझाता हूँ इसलिए 2-3 लाइन में आपको बता देता हूँ, आप उसको छोटा कर लेना।
पहला है व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, यानी कि फर्स्ट डे कवर क्या है। तो बेसिकली एट द एट सॉरी at the time when a new stamp is issued, stamp collects by some of the used them in order to mail involves to themselves, and postmarks proves the date the involved is called the first day cover। आप समझे? देखो समझा देता हूँ। देखो ये बात उस समय की है, उस समय जब एक नया स्टाम्प जारी किया जाता है तब स्टाम्प ग्राहक जो है उसके उनसे कुछ खरीदने के लिए आते हैं और उनका एक जो लिफाफा टाइप में होता है उसको वो खुद को ईमेल करने के लिए करते हैं, ठीक है। और पोस्ट मार्क तारीख को साबित करता है और लिफाफे के फर्स्ट डे कवर इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो लिफाफे के फर्स्ट डे कवर से आप ये समझ, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं बट मैंने आपको बताया है कि आपको लिखना कैसे। बी है व्हाट डज यू रेफर टू, यानी कि ये जो वर्ड है यू किस चीज को रेफर कर रहा है, तो ये रेफर कर रहा है रीडर को, जो इसको पढ़ रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं ये हमको रेफर कर रहा है, ठीक है। सी है चॉइस द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सोसाइटी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इस समाज में उचित जो प्रतिनिधित्व है वो किसके बारे में समाज के वर्णन को यहाँ पे दर्शाता है, तो वो है ऑर्थोडॉक्स एंड अपर क्लासेस, दैट मीन्स रूढ़िवादी और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको यहाँ पे पता है, ठीक है। डी देखिए क्या कहता है, डी कहता है ट्रीमेंडस ट्रीज हु ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ ऑफ द ट्रीज इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इमेजिनरी मेटाफोर एलिट्रेशन या फिर अनरिचुअल, यानी कि बेसिकली में क्या बताना है कि उस विकल्प का हमें से इसमें से चयन करना है जो कि ये जो उदाहरण दिया गया है कि प्रतिनिधित्व किए गए समाज का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है। अब इसमें से ये किस अलंकार को यहाँ पे दर्शाता है, वही दो अलंकार इसमें से होंगे वो हमें बताना, ठीक है। तो अलंकार इसमें अगर हम देख लेते हैं तो एक है मेटाफोर और एक है एंचुरिज्म, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्राचीन टाइप में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। एक क्या है रूप, बेसिकली एक है रूपक और एक को बोलते हैं कालानुक्रमिक स्थिति। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 को जो आपकी फ्लेमिंगो वाली किताब है उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क्स के 6 रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड, 2 एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे, किसी एक का करना। देखो ये चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन से संबंधित, तो इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा जितने क्वेश्चन को बताऊंगा। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। ये कहता है व्हाई वाज फ्रेंच रिलक्टेंस गो टू स्कूल, यानी कि फ्रेंच जो है वो स्कूल जाने के लिए क्यों मना करता है, तो इसलिए बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड एंड लर्न द रूल्स अबाउट पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल्स पे संबंधित जो उसके एमएमएल टीचर थे वो उससे क्वेश्चन पूछने वाले थे बट उसने प्रिपेयर्ड नहीं किया था, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता। बी कहता है वाई एम हेमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है एम हेमल ने अपने रविवार को अच्छे कपड़े क्यों पहने थे, बिकॉज आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जब बर्लिन से ऑर्डर आता है तब एम हेमल को ये पता चल जाता है कि ये उसका आखिरी दिन है उस स्कूल में भी और उस भाषा में उस चैप्टर को पढ़ाने का भी, तो इसीलिए वो इसको अच्छे से और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हुए उन क्लोथ्स को पहनता है जो कि उसको अच्छे लगते हैं। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है व्हाट डज लास्ट लेसन सिंबलाइज, तो लास्ट लेसन किस चीज को यहाँ पे सिंबलाइज करता है, तो ये इंपॉर्टेंस को भी सिंबलाइज करता है, लॉस को भी सिंबलाइज करता है, किसको, लैंग्वेज एंड फ्रीडम को। दैट मींस किस चीज को सिंबलाइज करता है, इंपॉर्टेंस एंड लैंग्वेज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, दो चीजों को है, इस संबंध में हम लिखेंगे। देखिए डी आ जाता है व्हाट मेड फ्रांस एंड पीपल रियलाइज अबाउट प्रीसियस ऑफ देयर मदर टंग, यानी कि फ्रांस और लोगों को अपनी मातृभाषा की बहुमूल्यता के बारे में कैसे यहाँ पे एहसास होता है। तो देखो ऑर्डर आ जाता है, इनसे उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एम हेमल के वर्ड्स जो हैं जब उनको पता चलते हैं बच्चों को और जो विलेजर्स बैठे होते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि कितनी ज्यादा उनकी मातृभाषा उनके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। जिस तरीके से मान लिए भारत में हमारी हिंदी भाषा है। ई की बात करते हैं व्हाट वाज द इमेज ऑफ मिस्टर एम हेमल अमोंग हिज स्टूडेंट्स इनिशियली, यानी कि क्या समझाना है कि एम हेमल की क्या मतलब शुरुआत में जो छात्र थे उनके सामने एम हेमल की कैसी यहाँ पे छवि थी। तो यहाँ पे बेसिकली वैसे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बचेगा
इसका ए लविंग टीचर के बारे में, ठीक है। चलिए एफ आ जाता है, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट, यानी कि खिड़कियों के नीचे जो सैनिक होते हैं वो मार्च कर रहे होते हैं, तो वो किस चीज को दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं कि द डाउन ऑफ पर्शिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, यानी कि पर्शिया ने फ्रेंच पीपल्स को हरा दिया है एक तरीके से, ठीक है। इसलिए या फिर कह सकते हैं कि फ्रांसीसी लोगों का हार रशिया की सुबह, इस तरीके से ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सट्रैक्ट नंबर 1। अब ऐसा ही एक और एक्सट्रैक्ट आपसे पूछा जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है आपके सेकंड से है, लोस्ट स्प्रिंग वाले से, ठीक है। आइए समझते हैं, लोस्ट स्प्रिंग है डीप वाटर है, हाँ डीप वाटर है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाई वाज याकिमा रिवर बीन रेफर्ड टू दी, ये क्या है, ट्रिएचस, यानी कि जो याकिमा रिवर है उसे यहाँ पे एक विश्वघाती क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है देयर हैड बीन सिविरियल केसेस ऑफ ड्राउनिंग इन द रिवर, यानी कि यहाँ पे नदी में डूब के मरने के, गिरने के कई सारे मामले सामने आते हैं। बस आपको इतना आंसर लिखना है, और लिखोगे तो लिख सकते हो इट वाज नॉट कंसिडर्ड सेफ बिकॉज ऑफ इट्स रफ वाटर एंड फास्ट करंट, यानी कि ये बहुत ही खतरे वाला है क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी की जो धारा है वो बहुत ही ज्यादा तेज है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ इसका इतना आंसर लिखोगे, ज्यादा नहीं लिखना। बी आ जाता है व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ, यानी कि डगलस वेंटवर्थ जो था, डगलस था, वो वेंटवर्थ लेक पर क्यों तैरने के लिए जाता है? तो वो ये देखना चाहता था कि उसका जो डर है वो अभी तक बाहर आया है या नहीं, इसीलिए वो जाता है, ठीक है। अब आगे एमसीक्यू, तो सभी बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देखें। देखिए माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memories and stirred child's fear. It can be inferred that this was a clear case of, मतलब क्या है देखो, बेसिकली YMCA के लिए उसका एक परिचय था। परिचय क्या था कि स्विमिंग पूल से उसको कुछ ऐसी ताजे थी यादें, उसकी जो ऐसी यादें थी पुरानी जो काफी खतरनाक रही थी उसकी, उसको ताजा कर दिया। साथ ही साथ उसके अंदर एक भय था नॉर्मली टाइप का, चाइल्ड जो फियर था उसका, उसको भी उसने पैदा कर दिया। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किस चीज को यहाँ पे स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ये किस चीज को स्पष्ट करता है? ये यहाँ पे समझाता है हमको ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। यानी कि जो ऑपरेशन ऐसा नहीं कि शरीर की चीड़ फाड़ वाला, नहीं, ये उसके भय का ऑपरेशन के संबंध में यहाँ पे बस दर्शाता है, ठीक है ना। The misadventure that took place right after the author felt comfortable was that, यानी कि यहाँ पे हमें ये समझाना है लेखक के जो नॉर्मल टाइप में उसका जो एक व्यवहार होता है उसको ठीक बाद दुस्साहस यह था, यानी कि यहाँ पे क्या दर्शाना है कि उसका व्यवहार तो ठीक ही चल रहा था, बस उसके साथ में एक मिस एडवेंचर। तो इस संबंध में बताना है वो कैसे हुआ, किस संबंध में आएगा, तो वो ये है कि his father could not help him from drowning into the water, यानी कि उसके पिता जो थे वो उसको पानी में डूबने से नहीं रोक पाए थे, ठीक है, डगलस को। ये हो गया। ई आ जाता है व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिटर्न ऑफ टेरर, यानी कि आतंक, डर, भय, उसके आने का क्या कारण था? तो कारण ये था प्रायर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, यानी कि वो दोबारा से डूबने के जो अनुभव था उसको ऑलरेडी पहले ही कर चुका था। एफ आ जाता है विच ऑप्शंस इंडिकेट्स दैट द पोएट लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि कौन सा विकल्प इंगित करता है जो बताता है कि कवि के होश खो चुके हैं? तो वो ये बताता है इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यानी कि ये जो है यह शांत और शांतिपूर्ण था, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दो आपके एक्सट्रैक्ट दिए हुए थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और इनसे संबंधित एक एक मार्क्स से आपसे 6 क्वेश्चन। पहला एक्सट्रैक्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, फिर इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से जितना हो सकता था यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी 5 ऑफ 6 क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए मैं आपको इतना बढ़िया तरीके से आंसर बताऊंगा कि आप भूलोगे भी नहीं, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ए कहता है एक्सप्लेन एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग, ये आपका 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी।
मोस्टली चांसेस है 5 नंबर में आने के, लेकिन हम इसका आंसर जो है वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी करेंगे, 5 मार्क्स के। लोस्ट स्प्रिंग के जो सिग्निफिकेंसेस हैं, जो शीर्षक है, इसके महत्व को हमें समझाना। आइए महत्व को समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं। सबसे पहला, स्प्रिंग स्प्रिंग इज सेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप, यानी कि स्प्रिंग का ये जो सेशन होता है, वसंत का, ये आशावाद और एक नई किरण का मौसम होता है। इट सिंबलाइज लाइफ, यानी कि हमारे जीवन को सिंबलाइज करता है। बट अनफॉर्चुनेटली मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री वेस्ट देयर चाइल्डहुड इन रैग पिकिंग एंड अदर हैजार्ड्स इंडस्ट्रीज, यानी कि वसंत आशावाद का तो होता ही है, और एक नई आशा की किरण का भी मौसम होता है, और ये हमारे जीवन को प्रदर्शित करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान में कई ऐसे बच्चे, कई देशों में लाखों करोड़ संख्या में, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा बीनने में या फिर जो बेंगल स्टेज होती है, हैजार्ड्स इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए मजबूर। तो पहला ये हो गया लोस्ट स्प्रिंग का सिग्निफिकेंस, महत्व। दूसरा महत्व है द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, द विब्रेंस ऑफ स्प्रिंग इज लोस्ट ईदर इन गार्बेज और डिंगी सेल्स विद फाइनेंसेस। दैट मीन्स बचपन की जो खुशियां होती है, जो स्कूल का एजुकेशन का महत्व होता है, वो उन्हें नहीं मिल पाता है, वो रौनक उनकी खो जाती है। जो रौनक बसंत की होती है वो उनमें नहीं होती है। वो रौनक कहाँ पे होती है उसकी, रैक पिकिंग में, यानी कि कचड़े को बीनने में, और बेंगल्स स्टेट इंडस्ट्रीज होती है इसमें। ठीक है, फिर आगे लिख देंगे द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस, ये क्या है, हाँ, कंडेम्स देन चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन, यानी कि जैसे होता है ना कि पीसने वाली गरीबी और परंपराएं, इन वस्तुओं के आधार पे जो शोषण की निंदा होती है वो भी यहाँ पे की गई, यानी कि सिंपल सी बात है, बच्चों के शोषण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये है लोस्ट स्पिनिंग के सिग्निफिकेंसेस को 2 में आएगा तो 2 लिख दोगे, 5 में आएगा तो 1 2 आप और लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन बी की बात कर लेते हैं। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बुल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने किस तरीके से डगलस जो था उसको तैराक बनाया। आइए समझते हैं। देखिए, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस बाय पीस, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर पे, फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए, ही हेल्ड हिम हाई ऑन रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। मतलब कि प्रशिक्षक ने क्या किया कि तकरीबन हम मान सकते हैं कि 3 महीने के लिए, ठीक है, यानी कि वो क्या करता है कि इसको एक बेल्ट के माध्यम से 3 महीने तक जो है बेल्ट से जुड़ी रस्सी से स्विमिंग करवाता है। देन डगलस प्रैक्टिसेड मूविंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, यानी कि वो क्या करता है, इस माध्यम से पूरे पूल में आगे पीछे घूमने का अभ्यास करता है इस बेल्ट के माध्यम से। देन ही वाज टॉट टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, देन राइज हिज नोज एंड इनहेल, यानी कि इसने उसे सिखाया कि किस तरीके से पानी के अंदर जाना है, और पानी के अंदर जाके क्या करना है, सांस को छोड़ें और फिर नाक उठाएं और फिर सांस लें। इसके बाद देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू किक विद हिज लेग्स, यानी कि उसने कहा कि अपने पैरों से पीछे की तरफ से आपको वार करना है। फाइनली हिज लेग्स रिलैक्स्ड, जब उसके पैर एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, एंड ही कुड कमांड ओवर देम, और वो अपने पैरों को कमांड कर सकता है और इजीली वो एक स्विमर बन जाता है। ये है कहानी। तीसरा देख लेते हैं। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वेंट टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला जो था वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहता। आइए समझते हैं। राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयरक्रॉपर फ्रॉम चंपारण। बेसिकली राजकुमार शुक्ला क्या था, एक चंपारण का किसान था, बड़ा सा। ठीक है, ही वॉज इलिटरेट, जैसे आप बटाईदार भी कह सकते हो। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, यानी कि वो हालांकि शिक्षित तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसका निश्चय बहुत ही दृढ़ था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस फॉर द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो कांग्रेस के सेशन में आता है और कंप्लेंट करता है कि ये जो इनजस्टिस चल रहा है लैंडलॉर्ड के सिस्टम का बिहार में, उसके लिए कंप्लेंट करता है। ही वॉज श्योर, वो ये देखना चाहता था कि गांधी जी कुड हेल्प देम, कि वो पक्की तरीके से विश्वास था उसका कि गांधी जी उसकी मदद जरूर करेंगे। He wanted गांधी जी टू कम टू चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सो ही wanted टू मीट गांधी जी, यानी कि वो चाहता था गांधी जी चंपारण में आए, इसीलिए वो कांग्रेस के सेशन में जाके गांधी जी से मिलना चाहता था। ये था उसका मेन मोटिव। ठीक है, कि वो गांधी जी से आखिर मिलना क्यों चाहता था, और राजकुमार शुक्ला था कौन, ये भी पता चल गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डी आ जाता है, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ एग्जांपल दैट द स्टोरी द रैट ट्रैप सो द बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी ब्राउट आउट ऑफ बाय अंडरस्टैंडिंग लव। मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा ये है
कि एक किसी एग्जांपल के साथ में आपको बताना कि जो रेड ट्रैप कहानी है कि वो बुनियादी अच्छाई जो होती है, नॉर्मली ह्यूमैनिटी जो होती है उसको, और जो प्रेम होता है, लव होता है, उसको भी यहाँ पे सामने लाता है। तो ये समझाना। आइए समझते हैं किस तरीके से आंसर लिखेंगे इसका। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स में तो मोस्टली है पूछा जाए, ज्यादातर ये 5 मार्क्स में आएगा। तो आंसर मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आप सिर्फ ये 3 से 4 लाइन लिख दोगे, 5 मार्क्स में आएगा तो आप पूरा लिख दोगे, ठीक है। आइए समझते हैं। तो देखो, द peddler who had been restoring the begging and their every all time never bothered to clear his identity when fooled the iron master to, but Adla gave him a royal treatment, served him delicious supper and gifted her father's trash to him। समझे? समझो, पेडलर जो कि हर टाइम पे आप सभी को पता है भीख मांगता था या चोरी करने का सहारा लिया करता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी जो पहचान थी उसके बारे में कोई यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा उठाया नहीं। लेकिन एडला जो था, सॉरी एडला था नहीं बल्कि एडला थी, एडला ने उसे उसका एक इलाज किया जब वो काफी ज्यादा बीमार टाइप में हो जाता है, तो इलाज किया। साथ ही साथ उसे रात के टाइम पे अच्छा खासा स्वादिष्ट खाना भी देती है और पहनने के लिए उसको कपड़े भी देती है। तो ये क्या दर्शाता है, ये इस कहानी का जो लविंग वाला पार्ट है, ह्यूमिलिटीज का, वो इसको यहाँ पे कवर कर देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ आ जाता है, द काइंड ऑफ अनकंडीशनड love and compassion from Adla made him realize his mistake and further he confessed his guilt too। यानी कि एडला ने इस तरीके के बिना शर्त के प्यार करुणा का अच्छा जो भाव था जब वो दिखाता है, तो पेडलर को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने वो जो अपराध किया था और फिर उसे वो कन्फेस्ट यानी कि वो अपने अपराध को कबूल भी कर लेता है। Then this way she made a lot of difference in his life and he got transformed into a much better person। He felt the stolen money behind even a letter and a gift for Adla। That means इस तरह से उसने अपने जीवन में बदलाव किया और वह एक बेहतर इंसान बनता चला गया। उसे चोरी के पैसे जो थे उसके एडला के घर से जो चुराए थे वो वहीं पे छोड़ देता है, यहाँ तक कि एडला के लिए एक अच्छा सा पत्र लिख के जाता है, उसे धन्यवाद ज्ञापित करता है, धन्यवाद देता है और उसके लिए एक अच्छा सा उपहार छोड़ के भी जाता है। तो दैट इज द आंसर। देखो मैं आपको धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे समझ जाओ। ई आ जाता है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड दैट राइट और आंसर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कीपिंग क्वाइट। यानी कि आपको समझाना क्या है, समझाना ये है कि क्या आपको लगता है कि कवि पूर्ण निष्क्रियता को, यानी कि आप जब पूरी तरीके से कार्य नहीं कर रहे होते तो उसे मृत्यु मानता है। तो इस संबंध में आपको बताना है कीपिंग क्वाइट के संबंध में। आइए समझते हैं। इन कीपिंग क्वाइट पोएम द पोएट बिलीव दैट साइलेंस असिस्ट इंट्रोस्पेक्शन एंड हेल्प इन टेकिंग टू ब्रेक फ्रॉम द वर्ल्ड फ्रेंजी एक्टिविटी। ही डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। यानी कि सिंपल सा क्या बताया इन्होंने ये बताया है कि शांत कविता में जो कवि है, पोएट है, उसका मानना ये है कि एक तरीके से हम जब शांत रहते हैं तो हम अपने आप को पहचानते हैं और हम अपने आप को दुनिया से जोड़ सकते हैं, ये आता है। साथ ही साथ ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि हम शांत हैं तो डेथ के समान है, ऐसा नहीं है। इसके बजाय वो कहते हैं रादर ही बिलीव्स दैट ऑब्जर्विंग स्टिलनेस वंस इन अ व्हाइल हेल्प पीपल टू स्प्रिंग बैक इन एक्शन। ये क्या है, रेजुवेंटेड। दैट मीन्स इसके वजह वो क्या कहते हैं, उनका मानना है कि एक बार शांत देखने से लोगों को कार्रवाई वापस आने में काफी मदद मिलती है। यानी कि एक बार जब आप शांत हो जाते हो तो आपको अपने कार्य करने में बहुत ही ज्यादा बेसिकली एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है और आप जो है अच्छे से कार्य वगैरह कर सकते हो। ये कुछ यहाँ पे चीज, ठीक है। और कुछ यहाँ पे वर्ड जैसे कि है रेजुवेंटेड, कायाकल्प, ऐसे खतरनाक वर्ड भी यहाँ पे आ गए हैं। वैसे कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं। नाउ आखिरी क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी। यानी कि हमें उन थिंग्स को यहाँ पे मेंशन करना है जो थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम में दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे। देखिए, एक तो ये होगा कि जो थिंग्स ब्यूटी की हैं और एक ये होगा कि केयर्स यानी कि दर्द वाले थिंग्स हैं। तो पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है थिंग्स ब्यूटी की, वे हैं द सन, द मून, ओल्ड एंड न्यू ट्रीज, डिफोल्डिस, क्लियर रील्स, मस्ट रोजेस एंड ब्लूम अमॉन्ग द थिक फ्रॉस्ट
फ्रेंड्स। समझ गए? सिंपल सी बात है कि जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पुराने और नए पेड़ हो गए, स्पष्ट नील हो गई, कस्तूरी टाइप के जो गुलाब होते हैं, घने जंगल हो गए, ये सारे आ जाते हैं। वहीं फिर बारी आती है दुख के कारण वाली चीजों की, कौन सी है? तो डार्क फेसेस ऑफ आवर लाइफ, हमारे दुख के जो काले दिन होते हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसेस, जो हमारी परेशानियां होती हैं, अकेले दिन होते हैं, और ये कुछ चीजें हैं। तो ये दो दो मार्क्स के हमारे आपकी जो बुक थी उससे संबंधित थे, जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और बच्चों, हाँ, एक चीज मैं आपके कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप यहाँ पे लाइव तक आ ही चुके हो, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मैं जितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपने एफर्ट डाल के समझा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो बोलिए यस, यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से बोलिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपकी सेकंड बुक से है, जिसमें से बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के 3 है, बट हमें कितने करने हैं? 3 मार्क्स के 2 करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज फ्लाइंग, ये थोड़ा नाम ज्यादा बड़ा है तो हम इसको क्या कहेंगे? वैसे ये घास तरीके का होता है जिसे हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, लेकिन हम इसको सीधा घास बोलने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? बेसिकली ये है क्या और इसका महत्व क्या है? तो आइए समझते हैं। फाइटोप्लैंक्टन इज द ग्रास ऑफ द सी आर सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द साउथर्न ओशन। यानी कि ये क्या है? बेसिकली ये समुद्र की घास है जो कि दक्षिण महासागर में रहने वाले एक कोशिका वाले जीव के संबंध में रूप में होती है। ठीक है, द नोरियश एंड सस्टेन द सेंटर ओशन फूड चेन बीइंग द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन ऑफ द ओशन। का मतलब है क्या है कि जैसे होता है ना समुद्र के रूप में खाद्य श्रृंखला के बारे में बात कही जाती है, तो उसके समुद्र में सबसे पहली जो कड़ी है वो आती है इस महासागर की। ठीक है, और इस महासागर में ये खाद्य श्रृंखला को काफी ज्यादा पूर्ण करता है। यूजिंग सन्स एनर्जी दे एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट मीन्स कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके, जैसे होता है प्रकाश संश्लेषण की जो विधि होती है, उसके संबंध में ये यहाँ पे इन चीजों को करता है। द डाइमिनिशिंग नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू द डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर affects other organism of the ocean, finally leading the extinction of life on the earth। यानी कि ओजोन परत में ह्रास के कारण हम सभी को पता है जीवन जो वो घटता जा रहा है, जीवित जंतु जो उनकी संख्या घटती जा रही है, साथ ही साथ समुद्र के जीवों का जो जीवन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, एवं धीरे धीरे करके पृथ्वी पर जीवन जो है लुप्त की ओर बढ़ता चला ये बताया। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया। बी पार्ट समझते हैं। एक सेकंड, बी पार्ट का पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? यानी कि सैम का जो लेटर चार्ली को मिलता है उसके संबंध में आप यहाँ पे क्या बताना चाहोगे? तो मैं बताना चाहूंगा लेफ्ट विद नो अदर अल्टरनेटिव, यानी कि क्या बताया गया कि कोई अन्य विकल्प ना होने के कारण किंग थॉट द गेटिंग मैरिड। एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया क्या मैंने? हाँ, इसका आंसर राइट जो है बी वाले का सी पे आ गया और सी वाले का बी पे हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये बी वाला पार्ट है। आइए समझिए। द वे चार्लीज केम अक्रॉस सेम लेटर्स वाज सराउंडेड इन मिस्ट्री। यानी कि सैम का जो पत्र है वो चार्ली को जिस तरह से आया था वो एक रहस्य से घिरा हुआ था। अमोंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स ही फाउंड एन एनवेलप। यानी कि सबसे पुराने दिनों में क्या होता था, कब्रों में उन्हें एक लिफाफा मिला, जो कवर थे उसमें एक लिफाफा मिला। द एनवेलप, कवर जो था वो कंटेनिंग द लेटर वाज द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर। उस लेटर पे बेसिकली उसके दादा का पता लिखा था उस लेटर के लिफाफे पे। इट वाज रिटन ऑन जुलाई 1894, 1894 में वो लिखा गया था। द पोस्ट मार्क शोड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। यानी कि जो राष्ट्रपति गारफील्ड थे उसकी तस्वीर भी उसमें दिखाई गई थी पोस्ट मार्क में। जनरली द फर्स्ट डे कवर्स हैव ब्लैंक पेपर्स इन देम, बट दिस वन कंटेन अ लेटर। यानी कि क्या होता है, आमतौर पे पहले दिन पे क्या होता है कि कवर कवर जो होते हैं वो कोरे कागज होते हैं, बट लेकिन इसमें एक पत्र होता है। द लेटर वाज एड्रेस्ड टू चार्ली। इसमें चार्ली को संदेश दिया जाता है। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली दैट ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल। He had also told Charlie and his wife to keep looking for the third level। यानी कि पत्र जो है वो चार्ली को संबोधित करता है, उसको एड्रेस करता है
कि हाँ, जो तस्वीर जो तीसरे स्तर पर चल रहा है, उन्होंने चार्ली और उनके पत्नी मतलब चार्ली से भी कहा और पत्नी से भी कहा था कि आप तीसरे स्तर की तलाश करते रहिएगा, आप काफी नजदीक हैं। ये पॉइंट। अब इसी में अगला क्वेश्चन आ गया था हमारा, व्हाट हाउ डिड द महाराजा गेट मोर टाइगर्स टू किल व्हेन ही हैड किल्ड ऑल टाइगर्स इन हिज किंगडम। यानी कि महाराजा ने जब अपने सारे टाइगर्स अपने किंगडम में मार दिए थे, तब उसे सभी टाइगर्स को मारने के लिए और टाइगर्स कहाँ से मिले। तो तब उसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब लेफ्ट विद नो अदर अल्टरनेटिव, किंग प्राउड ऑफ गेटिंग मैरिड इनटू अ रॉयल फैमिली। यानी कि जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई विकल्प नहीं होता, तब राजा कहता है कि मैं एक शाही परिवार में यहाँ पे शादी करने का विचार लेके आता हूँ, यानी कि शादी करने का विचार लाया। सिंपल सी बात है कि जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि अब टाइगर कहाँ से मिलेंगे, तब वो शादी करने का फैसला लेता है। उस क्राइटेरिया सेलेक्ट करता है शादी करने का। अ ब्राइड वाज ओनली दैट हिज इन लॉ स्टेट शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइगर्स। यानी कि वो ऐसे राज दरबार में या फिर ऐसे किसी कुलवंश में शादी करेगा, ऐसे क्षेत्र वाले राजा के बेटी की शादी में शादी करेगा जहां पे उसे नंबर्स ऑफ टाइगर काफी मिल सके। फाइनली ही फाउंड अ डिजायर्ड मैच, और उसे अपने इस विकल्प के साथ में एक मैच मिल जाता है। ही फर्स्ट हिज 1 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ मीटिंग द टैली ऑफ 100 टाइगर्स, और वो अपना जो 100 टाइगर को मारने का प्रोग्राम होता है शादी करने के बाद वो उसे शुरू कर देता है। तो ये था हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। तो 2-2 मार्क्स से 3 हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये आंसर जो मैं आपको सीधा का सीधा यहाँ पे पढ़ के नहीं बताने वाला, मैं आपको सीधा का सीधा यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर दिखा दूंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों? क्योंकि ऑलरेडी 41 मिनट्स हमारे हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो, our language is part of our culture and we are proud it. Describe how M. Hamel and villagers elders are having neglected their native languages. That means हमारी भाषा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होती है और हमें इस पे गर्व होना चाहिए, गर्व होता भी है। अब आपको इसमें वर्णन करना है कि एम हेमल और गांव के जो बुजुर्ग थे, उन्हें अपनी मातृभाषा के प्रति कितना ज्यादा यहाँ पे अफसोस हो रहा होता है, इसके बारे में। तो मैं देखो आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन, ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल्स अलास्का एंड लॉरेन। जर्मन से एक बेसिकली बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अलास्का और लॉरेन के स्कूल में। दिस इफेक्ट एवरीवन बैडली एज एवरी वाज रिपेंटिंग ऑन हैविंग वेस्टेड द टाइमिंग एंड नॉट लर्निंग फ्रेंच। यानी कि ये जो बेसिकली एक सेकंड, मैंने आपको एक बार पूरा पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसका मैं आपको हिंदी बता दूंगा। ठीक है, देखो, दिस इफेक्ट इस ऑर्डर का इफेक्ट द बैडली एज एवरीवन वाज रिपेंटिंग ऑन हैविंग वेस्टेड द टाइम ऑफ नॉट लर्निंग फ्रेंच। यानी कि इतने में सभी को बुरी, ये जो ऑर्डर था इसने बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया, क्योंकि हर कोई समय बर्बाद करने में और फ्रेंच नहीं सीख रहा था, इस संबंध में पछता रहे थे। हेमल फेल्ट गिल्टी फॉर सेंडिंग हिज स्टूडेंट फॉर हिज पर्सनल टास्क। यानी कि एमएमएल को बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है कि वो अपने मर्जी के लिए लोग बच्चों को छुट्टी दे दिया करता था। द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स नेवर बॉदर्ड एंड सेंट चिल्ड्रन टू वर्क ऑन अ फर्म और एट मिल्स। यानी कि पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते थे, काम पे भेज देते थे, उन्हें भी आज इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि आज लैंग्वेज हमारी बंद हो रही है, पढ़ाई नहीं जाएगी और हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं। इस तरीके एल्डर्स किस तरीके से रिग्रेट करते हैं, दे नाइदर लर्न फ्रेंच देमसेल्व्स और डिड नॉट इनकरेज देयर चिल्ड्रन। यानी कि बुजुर्ग जो वो कहते हैं कि ना तो हमने खुद पढ़ा है, ना ही तो हमने अपने बच्चों को पढ़ने दिया, इसलिए हम इसके प्रति अफसोस हैं। ऑफ कोर्स एम हेमल कहते हैं, एम हेमल विलेजर्स इवन फ्रेंड्स ऑल वर ऑनेस्ट इनफ टू एक्सेप्ट द मिस्टेक ऑफ नेग्लेक्टिंग फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को उतना महत्व नहीं दिया था। इस संबंध में जब आज वो बंद होने जा रही है फ्रेंच अलास्का लोरेन के स्टूडेंट के लिए, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा इसका अफसोस होता है। ठीक है, दैट वाज द आंसर। तो इसी को आपको पैराग्राफ में फॉर्म कर देना। ठीक है, आगे देखिए, what steps were taken by Gandhiji to solve problems of social and cultural backwardness in the villages of चंपारण। तो कौन कौन से स्टेप लिए गए थे गांधी जी के द्वारा, जो बेसिकली छोटे सामाजिक लोग थे, सामाजिक तौर पे चंपारण के, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने। तो कई इन्होंने कदम उठाए थे। गांधी जी नेवर
रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ टू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पे या फिर आर्थिक तौर पर ही सुधार करूंगा, बल्कि उन्होंने सामाजिक तौर पे भी किया। कौन कौन से सुधार किए? सबसे पहला, ही वांटेड टू ब्रिंग आउट सम सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स वह कुछ सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। मैनी disciples of Gandhi ji volunteered to teach in Champaran and join villages। यानी कि उन्होंने शिक्षकों से रिक्वेस्ट की कि 6 गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे और खोले भी गए। और गांधी जी के कई शिष्यों ने अपनी इच्छा से चंपारण और उसके आसपास के गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे शिक्षा फैलाई जा सके। कस्तूरबा गांधी taught आश्रम रूल्स इन क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। यानी कि कस्तूरबा गांधी ने स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता को बनाए रखने पर आश्रम के संबंध में नियम बनाए और उसमें इन सभी चीजों का ध्यान रखते थे। उसके बाद टू इम्प्रूव द मिजरेबल हेल्थ कंडीशंस, गांधी जी गॉट अ डॉक्टर हु वॉलंटियर्ड टू रेंडर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। यानी कि दयनीय स्थिति जब होती है गांधी जी की, तो वो मतलब गांधी जी की नहीं, उनके आसपास के एरिया में, उनके जहाँ पे वो रहते हैं किसी भी की, उनके कार्यकर्ता की, तो उसके लिए वो एक डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं, जिसने अपनी मर्जी से 6 महीने तक अपनी सेवाएं देने के लिए कहा। 3 मेडिसिन्स वर मेड अवेलेबल, कोस्टल, क्वाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। यानी कि 3 दवाएं यहाँ पे मिलती थी। कौन कौन सी? कैस्टर, क्विनोन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। The 50 state of women's clothes was also noticed by गांधी जी। यानी कि महिलाओं के कपड़ों की गंदी स्थिति जो थी, उसको भी गांधी जी ने देखा और उसके लिए भी सुधार किए। His was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty of human beings। यानी कि उनकी ये जो भविष्य बेसिकली बात थी, वो केवल उनकी अमूर्तता के बारे में नहीं, बल्कि उनकी मनुष्य के प्रति जो निष्ठता है, मनुष्य के प्रति उनका जो भाव है, उसके बारे में भी यहाँ पे। तो दैट वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन के लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने क्या सॉल्यूशन निकाले थे। हर एक क्वेश्चन को देखो बच्चों, मेरी तरफ से जितना एफर्ट्स लग सकता है आप सभी को मैंने बताया है, और आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर यदि सभी को समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे लाइव यस में लिखेंगे, बोलो हाँ यस समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी एक का ही आंसर देना, वही क्वेश्चन है। देखिए, हाउ डिड प्रिडिक्शन ऑफ द चीफ एस्ट्रोलॉजर कम ट्रू थ्रू द हैड किल्ड द 100 टाइगर्स। यानी कि भविष्यवाणी करता की उसके द टाइगर किंग के राज दरबार राज जो राज बेसिकली भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति होता है, उसकी भविष्यवाणी कैसे सही होती है कि 100 टाइगर उसको 100वां टाइगर उसको मारेगा इस समय। ठीक है, ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। एक सेकेंड। तो अराउंड हमारे 48 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, 48। तो आने वाले 12 मिनट में हम ये क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो आंसर लिखेंगे यहाँ से। इट वॉज थर्ड बर्थडे ऑफ महाराजा सन एंड ही वांटेड टू बाय अ प्रेजेंट यानी कि उसके लिए गिफ्ट देने के लिए जाता है फॉर टू टॉय शॉप। यानी कि उसके बेटे का 30वां जन्मदिन होता है और वो अपने बेटे के लिए एक टॉय शॉप पे जाता है कुछ खरीदने के लिए। He bought a wooden tiger which was poorly kept by a unskilled carpenter। उसने कि एक लकड़ी का टाइगर खरीदता है जो कि एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया जाता है। It had a rough surface with a tiny slivers of wood standing up like coils all over its him arms got infected। यानी कि उस टॉय में बेसिकली कुछ कील टाइप में थी, वो उसके ऊपर निकल जाती है और क्या होता है बेसिकली खेल रहे होते हैं जब, तो वो लग जाती है उसके आर्म पर, उसके बाजू पे, तो इसकी वजह से वो इन्फेक्ट हो जाता है और 4 दिन के अंदर ही डेवलप्ड इनटू अ सपोर्टिंग स्कोर एंड सेपरेट ऑल ओवर देम आर्म। यानी कि वो धीरे धीरे करके पूरे उसके हाथ में फैल जाता है, धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में फैल जाता है। द काइंड डेड वाइल बीइंग ऑपरेशन अपॉन। यानी कि इससे पहले कि उसका ऑपरेशन चल भी रहा था, क्योंकि जो वैद्य थे, ऋषि थे, वो ऑपरेशन कर भी थे, बट वो फिर भी मर गया था। The king death is ironical but not surprising having killed thee। मतलब समझे, द किंग डेथ इज आयनिकल बट नॉट सरप्राइजिंग। यानी कि किंग की जो राजा की जो मृत्यु है वो एक विडंबनापूर्ण मृत्यु है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 100वां टाइगर ही मारेगा, तो आपको पता होगा कहानी में 19 जो 99 बार मतलब सॉरी
जो सौवा टाइगर होता है, जब वो जंगल में मारने के लिए जाता है राजा, तो उसे वो नहीं मारता है, उसमें श्वास चल रही होती है, उसे मारते हैं उसके सैनिक, ठीक है। तो वही उसके बाद से बताया गया है, तो इसी वजह से ये सौवा टाइगर जो है वो उसे मार देता है। एक वंडर टाइगर, एक वुडन टाइगर उसको मार देता है। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर की जो बात होती है वो यहाँ पे सच हो जाती है। एंड दिस इज द इंडीड क्वाइट एंडिकल, डेथ इज लर्किंग अराउंड हिम एंड द टाइगर किंग इज अनअवेयर ऑफ इट। यानी कि टाइगर को लग रहा था, उसने सौ टाइगर को मार दिया और अब डेथ मेरे पास नहीं आ सकती, बट ऐसा नहीं था। Again, it is unclear that the king who had killed 100 tigers and is a bold of a fearless dice of a mere silver on the body of wooden tiger. Thus, unclear death does come to him from a tiger. That is your answer. ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे। नाउ एक सबसे आखिरी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे हमारा, ये है एक इंपॉर्टेंट। What was Geoff Green's reasons for including high school students in the Student on Ice expectation? आप समझे, स्टूडेंट ऑन आइस अभियान में हाई स्कूल के जो छात्र होते हैं उन्हें क्यों शामिल किया गया था, जियोग्राफ ग्रीन के क्या कारण के संबंध में, ये समझो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन वेरी क्लियरफुल माइंड। Geoff Green is a Canadian explorer who aims to organize student on ice event, taking high school students to ends of the world। का मतलब ये है कि एक सेकेंड, हाँ, जियोफ जो ग्रीन है ये एक कनाडियाई खोजकर्ता थे। इनका उद्देश्य था स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम को आयोजित करना, जिसकी वजह से उन्होंने स्कूलों के छात्रों को दुनिया के मतलब स्कूल के छात्रों को दुनिया के आखिरी पॉइंट तक लेके जाना चाहते थे। He feels that most important thing is to provide students with inspiring educational opportunities to learn more about Antarctica। उन्हें लगता था कि अंटार्कटिका के बारे में बच्चों को अधिक जानने के लिए वहां पर जाना चाहिए और उनको एक ये अवसर मिलना चाहिए। Through this, they will create a new understanding and respect for a planet। इसके जरिए वो एक अच्छी समझ अपने प्लेनेट के बारे में विकसित कर पाएंगे और प्लेनेट की अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे। अर्लियर यानी कि हम कह सकते हैं इससे पहले, जियोफ ग्रीन हेल्ड अ इवेंट विद सेलिब्रिटीज एंड रिच पीपल हु गेव हिम बैक इन अ लिमिटेड वे। यानी कि इससे पहले वो मशहूर हस्तियों के, अमीर लोगों के साथ में एक कार्यक्रम आयोजित कर चुका था, जिन्होंने जो कि वो सोचता था कि ये थोड़ा इफेक्ट लाएंगे, बस ऐसा कुछ हुआ नहीं था, नॉर्मल सा हुआ था। Since the students are young-minded and full of adventure activities, they can learn, act, and observe a lot of by visiting। That means कि चूंकि छात्र जो है उनका दिमाग काफी तेज होता है, युवा होता है, तो वो ऐसे साहसिक गतिविधियों को करेंगे, इसलिए वे अंटार्कटिका जाकर बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ आकर यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं। अंटार्कटिका, they can see with their one eye that glaciers are retracting and ice slabs are collapsing। They can realize future threats, their devastating effects of climate change and global warming। यानी कि भविष्य के जो खतरे हैं, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, उन सभी के संबंध में वो जब यहाँ पे जाएंगे तो अच्छे से हर एक चीज को यहाँ पे वो महसूस कर पाएंगे। ठीक है, नाउ आखिर 2-4 पॉइंट बच जाते हैं। अंटार्कटिका proves an ideal place for the young student to study the various changes taking place in environment। These small changes can have sufficient consequence। Student can watch the oceans, grasses, the thrive, nature and nourish and entire Southern Ocean food chain। The program thus proves a live study of the deletes and changes taking place in Antarctica। आप समझ गए, अंटार्कटिका पर्यावरण में, अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसका अध्ययन करने के लिए युवा छात्रों को एक आदर्श ये प्रदान करता है, जो कि ये बताता है कि छोटे छोटे बदलावों का कितना ज्यादा महत्व वहां पे पड़ता है। और समुद्री घासों को हम देखते हैं, जो कि हमें पूरे का पूरा जो दक्षिणी महासागर है इसके बारे में बताता है कि खाद्य श्रृंखला वहां पे फूड सिस्टम कैसा चल रहा होता है। एंड फिर द प्रोग्राम थस प्रोवाइड्स अ लाइव स्टडी, हमें ये एक जीवंत अध्ययन प्रदान करता है फॉर रिलेट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अंटार्कटिका। यानी कि अंटार्कटिका के संबंध में चेंजेस के बारे में, उसके संबंध के बारे में एक जीवंत अध्ययन ये हमको प्रदान करता है।
तो यहाँ पे फाइनली पूरा का पूरा ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, इसके क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कर लिया है डिस्कस। और यहाँ पे बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते दोबारा से। यहाँ पे दिए हुए हैं रिडक्शन के बाद में कैसे सफल होती है और जियो ऑफ ग्रीन्स क्या है, इसके रीजंस, आइस और प्रैक्टिस, इसके बारे में। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको करवाया था उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। आप चाहो तो उनको वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, अदरवाइज इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं बना चुका हूं आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लेना। ये 2-2 मार्क्स के हमारे टोटल 6 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं इजीली, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, आई बटन में दे दूंगा, यहाँ से देख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, एक का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पोएट मदर के बारे में। ठीक है, कीपिंग क्वाइट के बारे में ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। विलेजर्स क्यों इंपॉर्टेंस दे देते हैं मातृभाषा को, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साहिब आलम को जो नाम है उसमें आयरनी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। और हैजार्ड वर्किंग, ये सारी चीजें। फिर हमने यहाँ पे और भी देखे थे, अंटार्कटिका प्लेस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आज के प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर को इंपॉर्टेंस देने के लिए। तो ये सारे पॉइंट लिखे थे हमने, देख लेना। व्हाट डू यू लर्न अबाउट ग्लेशियर रिलीजिंग ड्यूरिंग 1894, ग्लेशियर के बारे में 1894 के संबंध में आप क्या समझते हो, ये लिख दोगे। फिर देन यहाँ पे आखिरी था, हाउ डिड टाइगर किंग बिकम अ विक्टिम ऑफ द हंटर टाइगर, जो कि हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। फिर था द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर डिस्कस कॉन्टेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंडिगो, इंडिगो चैप्टर के संबंध में एक गुड लीडर की क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, आप इसे पढ़ सकते हो। देखो ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर किसी वीडियो में वो जो वीडियो है किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप जाकर दोबारा से देख लेना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगला ये क्वेश्चन था कि हाँ, उनको अपनी लैंग्वेज का महत्व कैसे पता चलता है, ये सारी चीजें थी। तो ये आप यहाँ पे देख। फिर इसके बाद ये था कि किस तरीके से वो मृत्यु को प्राप्त होता है टाइगर किंग, क्या यहाँ पे अनिकल अबाउट होता है। कुल मिला के घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है यहाँ पे, बस आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद जो स्मॉल थिंग्स हैं वो किस तरीके से बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं, तो अंटार्कटिका एनवायरमेंट के संबंध में आपको इसका आंसर लिखना था, तो हमने इस तरीके से इसका आंसर भी लिख दिया। ठीक है बच्चों, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन पेपर जो था आज का हमारा ये कंप्लीट कर लिया है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को जो भी मैंने आज समझाया है वो आपको समझ में आ गया है। बच्चों यहाँ पे आपकी लाइव क्लास मुझे अटेंड करवानी थी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है कैमरे के साथ में, जैसे कि मैंने आपको बोला था काफी पुराना हो गया है, तो ऑर्डर कर दिया, जैसे ही आएगा तो हो सकता है कि कल आपकी लाइव क्लास पक्का होगी, जो भी आपका हिंदी वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बाद। ठीक है, तो वेल यहाँ पे हम लेते हैं आपसे विदा, और सभी बच्चों को आपके इंग्लिश क्वेश्चन पेपर सॉरी इंग्लिश के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जब आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके सैंपल पेपर क्वेश्चन के साथ। तब तक सभी बच्चे पढ़ते रहें और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को बोलता हूँ, आपको आपके एग्जाम इंग्लिश एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम करके आइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।